नमस्कार। राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चर्चा कर रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। ऐसे क्वेश्चन जो आपको दूसरी किसी जगह पर नहीं मिलेंगे। हर उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं ये क्वेश्चन खोजने की कोशिश करता हूं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या भारत सरकार का कोई आधिकारिक पत्र प्रेषण वेबसाइट हो या राजस्थान सरकार की कोई बुलेटिन हो। हर उस क्षेत्र तक मैं पहुंच रखने की कोशिश करता हूं कि मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकूं। इसीलिए एकदम मैं आसानी से सरल तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चनों को पेश कर पाता हूं, फिर उनको पढ़ा पाता हूं। क्योंकि आपको जब पढ़ाता हूं तो मेरी क्लास होती है लगभग 30-40 मिनट की, लेकिन इससे पहले का जो मेरा संघर्ष होता है क्लास लेने से पहले, वो लगभग 3-4 घंटों का होता है। लगातार मैं 3-4 घंटे संघर्ष करके आपके लिए ये प्रश्न लेके आता हूं, इनकी पीडीएफ बनाता हूं और फिर अपन उनको बोर्ड पर लेते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। तो मुझे तो ये इस प्रकार दिमाग में सेट हो जाते हैं कि उनको अगर कोई कह देना, कोई भूलने की टेबलेट भी दे देना, तो भी मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि बार बार मेरी इन चीजों का रिवीजन हो जाता है। सिर्फ मैं इनको ऑनलाइन मोड में ही नहीं रखता कि कहीं पर सेव कर लिया डाटा के रूप में, नहीं। मेरे बकायदा इनकी कॉपी बनाई हुई है और उनमें मैं डेली उनको लिखता हूं, ऑनलाइन सेव रखता हूं, ऑफलाइन सेव रखता हूं। नई चीजें आती है उनको जोड़ता जाता हूं, पुरानों का रिवीजन करता जाता हूं। इसीलिए अगर आप भी मेरे साथ चलोगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे, तो जरूर ही मैं आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा के रहूंगा। आज तारीख है अपने 2 जुलाई। चर्चा करेंगे 2 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। संघर्ष करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि कंकरिया जिनकी सेज सुधर, साया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है, जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। तो आपको अगर सूरमा बनना है तो लाक्षागृह में जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। जब तपोगे ना, तब आप में वो सोने की चमक आएगी। तो चमकने के लिए तपना पड़ेगा। चलते हैं 2 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में एनीमिया से मुक्ति के लिए रोशनी अभियान चलाया गया? क्या चलाया गया? हाल ही में राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें एनीमिया से मुक्ति के लिए, एनीमिया मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो खून की कमी होती है उसे एनीमिया कहते हैं। तो ज्यादातर ये रोग गर्भवती जो महिलाएं होती है उनमें होता है। तो एनीमिया से मुक्ति के लिए किस जिले में एक रोशनी मतलब प्रकाश, रोशनी अभियान चलाया है? किस जिले में? सिरोही में, उदयपुर में, कोटा में या बाड़मेर में? बताइए कौन से जिले में चलाया गया? तो बताओ। रोशनी, रोशनी का मतलब क्या होता है? रोशनी का मतलब होता है प्रकाश। रोशनी का मतलब क्या होता है? और प्रकाश। प्रकाश कहां पर किया जाता है? प्रकाश वहां पर किया जाता है जहां पर अंधेरा हो। जहां पर क्या हो? जहां पर अंधेरा हो वहां पर क्या किया जाता है? प्रकाश। और अंधेरा कहां पर हो जाता है? जो सुनसान इलाके होते हैं, जो जिनको कहते हैं रोही, जो सुनसान इलाके होते हैं जिनको रोही कहते हैं, वहां पर अंधेरा होता है। तो अपने अंधेरा कहां पर होगा? सिरोही में होगा। तो सिरोही में कहां पर? सिरोही जिले में हाल ही में रोशनी नाम का अभियान चलाया जा रहा है। किससे मुक्ति के लिए? एनीमिया से मुक्ति के लिए। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रोशनी अभियान का संबंध निम्न में से कौन से रोग से है? तो एनीमिया से। किससे संबंध है? एनीमिया से संबंध है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा। प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में, ऐसा का ऐसा छप सकता है और उस समय आपको याद आएगा शब्दवाणी क्लासेस का ये क्वेश्चन कि सर ने पढ़ाया तो था लेकिन ध्यान देकर पढ़ा नहीं, या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर घूमते रहे और आज प्रश्न को गलत करके बैठ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसके बारे में और जानकारी देख लीजिए। एनीमिया मुक्त भारत अभियान,
भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। हाल ही में एनीमिया मुक्त जो अभियान है वो भारत सरकार द्वारा भी शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? देश में बच्चों, किशोरों और महिलाओं के बीच एनीमिया जो खून की कमी है उसकी दर को कम करना। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसकी रणनीति को उन्नत किया गया है। प्रश्न पूछा जाए कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान कब शुरू किया गया? एनीमिया मुक्त भारत अभियान कब शुरू किया गया? तो यह अपने शुरू किया गया मार्च 2018 में। याद रखना, मार्च 2018 में शुरू किया गया एनीमिया मुक्त भारत अभियान। अब एक थोड़ी सी चीज और है, थोड़ी सी दिमाग में सेट कर लेना कि हाल ही में सरकार ने इसे जो 6x6x6 है उसे बढ़ाकर 7x7x7 रणनीति, मतलब 7 रणनीति है, जिनमें 7 क्या होंगे? लाभार्थी वर्ग। कौन कौन से 7 लाभार्थी वर्ग होंगे उनके बारे में। 7 हस्तक्षेप, किन किन का इसमें हस्तक्षेप होगा, और 7 इसमें संस्थागत तंत्र है वो भी शामिल हो रहे हैं। तो इसको 6x6x6 से बदलकर 7x7x7 रणनीति के तहत चेंज कर दिया गया है। प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से किसका संबंध एनीमिया से है? तो 7x7x7 रणनीति। और 7 क्या है? 7 तो लाभार्थी वर्ग है। 7 क्या है? लाभार्थी वर्ग है। 7 हस्तक्षेप है और 7 है वो संस्थागत तंत्र है। याद रखना, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। 7 लाभार्थी वर्ग, 7 हस्तक्षेप और 7 संस्थागत तंत्र। एक ही बार में दिमाग में सेट कर लो। इनका संबंध किससे है? एनीमिया से है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी मार्च 2018 में। याद रख लेना। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, किशोरों एवं किशोरियों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और 6 से 59 माह के बच्चों के लिए इस प्रकार का यह अभियान चलाया जा रहा है। और देखिए आ गया साहब, नॉलेज बूस्टर आ गया। नॉलेज बूस्टर, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 कब से कब तक चलाया जा रहा है? ये अपने चला जा रहा है 28/6। कब से? 28 से लेकर 30 जून तक। कब से कब तक? 28 से लेकर 30 जून तक 2026। याद रखना, 28 से लेकर 30 जून 2026 तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा अभियान? राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। इसमें 1.03 करोड़, लगभग 1.03 करोड़ बच्चों को पल्स पोलियो की जो ड्रॉप है वो पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखना, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026। फिर एक है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, मतलब इसमें क्या किया जाएगा? जो जनजातीय क्षेत्र है वहां तक केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आयोजित किए जाते हैं। इसको भी याद रखना। इसका संबंध किससे है? जनजातियों से है। केंद्र तक, केंद्र की जो कल्याणकारी योजना है उनको जनजातियों तक पहुंचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आज का अपना इंपोर्टेंट, और आगे वेरी लगा लो। आज का अपना वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएम जन मन योजना का पूरा नाम क्या है? पीएम जन मन, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, जन मन मतलब लोगों का मन होगा ना, जन मन, जन मतलब जनता, मन यानी मन, लोगों का मूड। अब इस योजना का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, या प्रधानमंत्री जन कल्याण और न्याय अभियान, या फिर प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य और मनरेगा योजना, या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य कल्याण योजना। बताओ पीएम जन मन योजना का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होगा अपना प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। क्या होगा? भूलना नहीं चाहिए, भूलना मत कि पीएम जनमन योजना का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। वो एक डायलॉग कहता है, भूला नहीं हूं मैं, भूला नहीं हूं, तो आपको भूलना नहीं है। पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके बारे में और जानकारी देखें तो देख लीजिए, पीएम जनमन का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। यह भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। मतलब जो जनजाति समूह है, जो कमजोर जनजातियां हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है? दूर दराज के जंगलों
और क्षेत्रों में रहने वाले सबसे पिछड़े आदिवासी परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना। लाभार्थी कौन है? तो इसका उद्देश्य क्या है? देश के 18 राज्य, देश के कितने राज्य? 18 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले जो 75 प्रकार के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, पीएम जन मन योजना में कितने कमजोर जनजातीय समूहों की पहचान की गई है? 75। कितने जनजातीय समूह? 75। कितने राज्यों में? 18 राज्यों में। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ऐसा नहीं कि सर ने प्रश्न नहीं बनाया तो याद नहीं करेंगे। अरे प्रश्न जरूरत नहीं है, जो बाकी वाली अपनी जानकारी है उसमें भी प्रश्न छप सकता है। समूह की पहचान कर उन्हें सशक्त बनाना। तो 75 जनजातीय समूह, 18 राज्य, याद रखना। ये अपना है पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी। कितनी? 1 यूनियन टेरिटरी। इसमें 200 जिले शामिल है। कितने? 200 जिले, 200 जिले शामिल है और 75 जनजाति समूह जो शामिल है। और इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए अलाउड किए गए। कितने अलाउटेड? 24,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन आ गई और जानकर है जी। नॉलेज बूस्टर आ गया, नॉलेज बूस्टर, नॉलेज बूस्टर आ गया। पीएमई बस सेवा योजना, पीएम प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना में एक याद रखना कि राजस्थान के 2 जिले, राजस्थान के कितने जिले? राजस्थान के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले कौन से? जयपुर, ध्यान से देख लेना, फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं। जयपुर और भीलवाड़ा, जयपुर और भीलवाड़ा में इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई गई है। मैंने पढ़ाया था कि पीएमई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान के किन 2 जिलों में इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई गई है। नहीं ध्यान दिया, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाओ, मैं बता देता हूं। जयपुर में 28 बसें। कितने बसें? जयपुर में 28 बसें इलेक्ट्रिक बसें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि तेल फूंक रही है। 28 इलेक्ट्रिक बसें जयपुर में और 19 बसें, कितनी बसें? 19 बसें हैं वो अपने भीलवाड़ा में उपलब्ध करवाई गई है। किसके तहत? पीएमई बस सेवा योजना के तहत। एक जानकारी और दे देता हूं, पीएमई बस सेवा योजना के तहत, पीएमई बस सेवा योजना के तहत कुछ राजस्थान में डबल डेकर बसें दी गई है। कितनी डबल डेकर बसें दी गई है? राजस्थान में 50 डबल डेकर बसें। कितने? राजस्थान में 50 डबल डेकर बसें भी उपलब्ध करवाई गई है। अब ये 50 डबल डेकर बसें क्यों उपलब्ध करवाई है? तो राजस्थान के विभिन्न शहरों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 डबल डेकर बसें हैं वो भी प्रारंभ की गई है। कहां पर प्रारंभ की गई है? मैंने बताया था पुर में प्रारंभ की गई है। कहां? पुर में। अब बताओ सर कौन से पुर? वो पुर जो पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से आएंगे इसमें? इसमें आएंगे अपने जयपुर, उदयपुर। मैं थाने ढोला मना कियो तो उदयपुर मत जाओ, वो उदयपुर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जो जिले पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वहां पर 50 डबल डेकर बसें हैं वो उपलब्ध करवाई गई है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। फिर आती है पंचगौरव योजना। पंचगौरव योजना जो विशेष जिले हैं, राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनमें से किन्हीं 5 चीजें जो उस जिले की पहचान बन सकती है, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए की लागत भी दी गई है पंचगौरव योजना के तहत। इसमें प्रत्येक जिले के 5 चीजें ली जाएगी। 5 चीजें कौन कौन सी? मैंने प्रश्न पढ़ाया था कि पंचगौरव योजना में कौन सी 5 चीजें शामिल है। मैंने बताया था कौन कौन सी। तो उसमें 5 चीजें कौन सी शामिल है? 5 चीजों में याद रखना, एक तो उस जिले का खेल, क्या? उस जिले का खेल, और एक उस जिले का उत्पाद, एक इस जिले का उत्पाद। एक खेल, एक उत्पाद। एक खेल हो गया, एक उत्पाद हो गया, और एक है कृषि उत्पाद है। कृषि, खेल हो गया, उत्पाद हो गया, कृषि हो गई, और एक वहां का प्रमुख त्योहार। खेल हो गया, उत्पाद हो गया, कृषि हो गया, और इसके अलावा एक और है। इसके साथ साथ में जो पंचगौरव योजना है उसमें कुल 5 तत्व,
कितने तत्वों की पहचान की गई है? पंच गौरव योजना में कुल 5 तत्वों की पहचान की गई थी। कितने तत्वों की? 5 तत्वों की पहचान की गई थी। अब 5 तत्व कौन कौन से थे? उसमें एक खेल है, उत्पाद है, कृषि है, त्योहार है, इस सहित 5 तत्व थे, उनको पहचाना गया था। तो याद रखना, पीएमई बस सेवा योजना और पंच गौरव योजना। कौन सी गौरव योजना? पंच गौरव योजना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा है उतना ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टीडीबी ने कहां पर स्थित मेसर्स प्योरट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एलएमओ लोड मेजरमेंट ओवरलोड सेंसर, भारत की पहली पूर्णतः संपर्क रहित प्रोग्राम बल भार मापन प्रणाली है। ये क्या है? भार मापन प्रणाली। भार को मापने के लिए एक प्रणाली है, उसका नाम क्या है? लोड मेजरमेंट ओवरलोड सेंसर प्रणाली है। तो इस प्रणाली के लिए, इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। किसने प्रदान की है? प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने। किसने? प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने सहायता प्रदान की है। जो मेसर्स प्योरोट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसको आप बताइए कि यह कहां पर स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में। बताइए यह कहां पर स्थित है? तो यह अपने मुंबई में, जो मुंबई शहर है, मुंबई शहर है, वहां पर स्थित है मेसर्स प्योरट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो लोड मेजरमेंट ओवरलोड सेंसर प्रणाली नामक परियोजना की शुरुआत कर रही है। कहां कर रही है? मुंबई में कर रही है। और जानकारी देख लीजिए, भारत के औद्योगिक स्वचालन इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी संबंधी कमी को दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करने वाले जो प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड है, उसने मुंबई स्थित मेसर प्योरट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एलएमओ मतलब लोड मेजरमेंट ओवरलोड सेंसर, जो भारत की पहली पूर्णतः संपर्क रहित प्रोग्रामेबल भार मापन प्रणाली है। मतलब सेंसर से भार का मापन होता है, वहां पर अपन को पास में जाने की जरूरत ही नहीं है, नामक परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। किसने प्रदान की है वो भी इंपॉर्टेंट है, किसको प्रदान की है वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने, जो भारतीय रेलवे है, उसने किस रेलवे जोन में लगभग 1700 रूट किलोमीटर तक फैले 200 करोड़ की ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना को मंजूरी दी है? जो अपना भारतीय रेलवे है, उसने ऐसा कौन सा रेलवे जोन है वहां पर 200 करोड़, कितने लागत? 200 करोड़ लागत की ऑप्टिकल फाइबर जो केबल परियोजना है उसको मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत 1700 किलोमीटर लंबा रूट है, वहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो लगाई जाएगी या बिछाई जाएगी। पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे या उत्तर पश्चिमी रेलवे? तो मैं आपको बता दूं, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना है वो अपने दक्षिणी पूर्वी रेलवे, कौन सा रेलवे? दक्षिणी पूर्वी रेलवे में इस परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को मंजूरी दी है। देखिए कितने किलोमीटर? 1696.2 किलोमीटर, मतलब लगभग 1700 किलोमीटर तक 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी देगी। इससे संचार नेटवर्क मजबूत होगा, जो सुरक्षित, कुशल और तकनीकी पर आधारित रेलवे ऑपरेशन में मदद करता है। कितने लागत की है? याद रखना 200 करोड़ की लागत। कितने लागत की है? 200 करोड़ लागत की है। कौन से जोन को? दक्षिणी पूर्वी जोन को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये भारत के कुछ रेलवे जोन है, उनका मुख्यालय है, इंपॉर्टेंट है। भारत में रेल को प्रशासनिक सुविधा और संचालन के लिए 18 प्रमुख जोन, कितने जोनों में बांटा गया? भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है और 17 डिवीजनों यानी कि मंडल जोनों में विभाजित किया गया। प्रमुख जोन 18 है, डिवीजन जोन 70 है। अब जो 18 जोन है उनके जो प्रमुख मुख्यालय कहां है? देखिए, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहां है? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है? कोलकाता में है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहां है? दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। तो पहले मुख्य देखते हैं। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिणी रेलवे चेन्नई। अब अपना रहा पश्चिमी रेलवे। कौन सा रेलवे? पश्चिमी रेलवे। यह पड़ा पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में चर्च गेट है। मुंबई का जो चर्च गेट है वहां पर। तो याद रख लेना प्रमुख शहर, उत्तर में नई दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पश्चिम में
मुंबई और पूर्व में कोलकाता। फिर आता है मध्य रेलवे, भारत के बीच में जो मध्य रेलवे का मुख्यालय है वो भी मुंबई, जो CSMT है वो है, ठीक है। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी रेलवे, दक्षिण और पूर्व के बीच में जो रेलवे है उसका मुख्यालय वो कोलकाता में, कहां है, कोलकाता में है। फिर है उत्तर पूर्वी रेलवे, जो उत्तरी और पूर्वी रेलवे है उसका मुख्यालय गोरखपुर में, कहां है, गोरख में। फिर उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, जो उत्तर पूर्व में सीमा क्षेत्र है वहां का जो रेलवे उसका मुख्य जोन गुवाहाटी में, कहां है, गुवाहाटी। फिर उत्तर पश्चिमी रेलवे, उत्तर और पश्चिम के बीच में पड़ता है जयपुर, तो यहां पर प्रमुख मुख्यालय जयपुर में। फिर है दक्षिणी मध्य, दक्षिण में जो मध्य में रेलवे पड़ता है उसका मुख्यालय सिकंदराबाद में, कहां पर है, सिकंदराबाद में। अगला देखिए, फिर दक्षिणी और पूर्व के मध्य में जो रेलवे है उसका मुख्यालय है बिलासपुर में, कहां है, बिलासपुर में। फिर है दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली में, कहां पर है, हुबली में। फिर है पश्चिमी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में, कहां पर है, जबलपुर में। फिर उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर में जो मध्य रेलवे है वो प्रयागराज में, कहां पर है, प्रयागराज में। फिर है पूर्व मध्य रेलवे, वो है हाजीपुर में, कहां है, हाजीपुर में। और पूर्व तटीय रेलवे, जो पूर्व में तट पर रेल चलती है उसका मुख्यालय भुवनेश्वर में, कहां है, भुवनेश्वर में। और दक्षिण में जो तटीय पर रेल चलती है उसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है, कहां पर है, विशाखापट्टनम में। और जो मेट्रो रेलवे है वो कोलकाता में है, यह जोन के रूप में शामिल है। ये सभी प्रमुख रेलवे जोन और उनके मुख्यालय थे। एक दो बार पढ़ो, एक दो बार लिखो, दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। फिर है सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन, रेलवे के बारे में थोड़े दो प्रश्न और थे। सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन क्या है, तो ये सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन, और एक है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में थोड़ी पहले जानकारी देता हूं कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ये अपने जयपुर से लेकर, कहां से लेकर, जयपुर से लेकर दरभंगा, जयपुर से लेकर दरभंगा। दरभंगा कहां पड़ता है, आप पूछोगे कि सर दरभंगा कहां है, तो दरभंगा पड़ता है बिहार में, दरभंगा पड़ता है बिहार में। जयपुर से लेकर दरभंगा बिहार के बीच में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है। अगर प्रश्न पूछे अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हाल ही में कहां की गई, तो जयपुर से लेकर दरभंगा के बीच में। अब फिर है सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन, यह सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन कहां स्थापित किया जाएगा, यह अपने सीकर में बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है, यह रेलवे स्टेशन सीकर में बनाया जा रहा है। अब पूछोगे सर क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि सीकर में एक प्रमुख मंदिर है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो जो श्याम जी का मंदिर है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इनके मंदिर से जस्ट 11 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर दूर, इनके मंदिर से जस्ट 11 किलोमीटर दूर एक रेलवे प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है जिसका नाम है सुंदरपुरा। क्या नाम है, जिसका नाम है सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन। यह कितना दूर पड़ता है, तो यह अपना 11 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो हारे का बाबा श्याम हमारा जो मंदिर है अब सीकर में उससे। तो वहां पर जो पास का रेलवे स्टेशन है उस पर आवाजाही को कम करने के लिए, उसकी भार क्षमता को कम करने के लिए सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन विकसित किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, सीकर में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, सीकर में। अगला क्वेश्चन, आज का अपना पांचवा क्वेश्चन भी अपना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आईआईटी जो खड़गपुर है, कौन सी आईआईटी, आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित निम्न में से वह जलवायु मॉडल जो मौसम, इंसानी आबादी और मच्छरों के पनपने के वातावरण का सटीक आकलन करके डेंगू के जोखिम की चेतावनी देता है। डेंगू के जोखिम मतलब कब डेंगू होने वाला है उसकी जानकारी पहले ही दे देगा। मतलब डेंगू कौन से वातावरण में फैलता है उस वातावरण की पहले ही वो पहचान कर लेगा और फिर आपको बता देगा कि भाई इस क्षेत्र में अब डेंगू फैलने वाला है, अब डेंगू फैलने वाला है। मतलब वो क्या करेगा, मौसम और जो इंसान की कितनी आबादी है और वहां पर मच्छर कब पनपेंगे उसके आधार पर आपको पहले ही जानकारी देता है। वाह, क्या क्या विकास किया जा रहा है। तो उसके लिए एक मॉडल विकसित किया गया है, किसके द्वारा, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। तो बताइए उसका नाम क्या है, डेंगू मॉडल, दृष्टि मॉडल, क्लाइमेट मॉडल या मौसम मॉडल, बताओ उस मॉडल का क्या नाम है। तो ये जलवायु मॉडल है, जलवायु मॉडल है। और जलवायु को कहते हैं क्लाइमेट। जलवायु को क्या कहते हैं, जलवायु को अपने कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या कहते हैं, क्लाइमेट। क्लाइमेट के नाम से बनाया है क्लाइमेट मॉडल। क्या बनाया है, क्लाइमेट मॉडल बनाया है जो वातावरण का सटीक आकलन करके आपको बता देगा कि डेंगू के जो मच्छर है वो कब पनपेंगे और आपको डेंगू रोग कब होने वाला है। तो ये
मॉडल किसके द्वारा बनाया गया? जो आईआईटी खड़गपुर है उसके द्वारा विकसित किया गया। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का अपना। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो, वो भी स्टार वाला, वो भी स्टार वाला। अगला क्वेश्चन, क्लाइमेड क्या है? तो क्लाइमेड आईआईटी खड़गपुर के जो शोधकर्ता है उनके द्वारा विकसित यह मॉडल मौसम, इंसानी आबादी और मच्छरों के पनपने के वातावरण का सटीक आकलन करके डेंगू के जोखिम की चेतावनी देता है। यह केवल मौसम का डेटा नहीं बल्कि जैविक कारकों को भी समझाता है, जैविक कारक भी समझाता है कि यह किस कारण फैल रहा है। फिर एक मॉडल और है, थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेना। सॉरी, दो दो मॉडल है, दिमाग में शायद ही आपके सेट हो, लेकिन कोशिश करना कि एक मॉडल है एआई या एमएल आधारित मॉडल। यह क्या करता है? यह आईआईटी पुणे द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? यह आईआईटी पुणे के द्वारा विकसित किया गया। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मॉडल है जो तापमान और बारिश के आधार पर प्रकोप से 2 महीने पहले ही सटीक भविष्यवाणी कर देता है। क्या कर देता है? सटीक भविष्यवाणी कर देता है। तापमान को, सब आसपास की चीजों को चेक कर लेता है कि कितनी बारिश होने वाली है और कितनी प्रकोप फैलने वाला है, उसकी जानकारी पहले ही देता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लेना। अगर प्रश्न पूछे कि एआई या एमएल